एक ऐसा कट्टर मुगल शासक जिसने टोपी सिलकर और कुरान लिखकर जो पैसे कमाए उसे ही अपने ऊपर लुटाया। जनता के पैसों पर उसने कभी ऐश नहीं की। एक ऐसा शासक जिसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में पहुंचा। एक ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य में शराब, अफीम, वेश्यावृत्ति और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया। एक ऐसा शासक जिसने मरने से पहले ही ये आदेश दे दिया कि उसकी कब्र के ऊपर मजार ना बनाई जाए। आज भी उसकी कब्र के ऊपर मजार नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। और आज उसी मुगल शासक के कब्र को तोड़ने को लेकर महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। नागपुर में भयंकर हिंसा तक देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। औरंगजेब अच्छा था या बुरा? ये सवाल इतिहास से लेकर आज तक बहस का विषय रहा है। कोई उसे क्रूर और कट्टर शासक मानता है तो कोई उसे कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय कहता है। हिंदू राष्ट्रवादी समूह औरंगजेब पर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार इन कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है ऐसा मानते हैं। औरंगजेब अच्छा था या बुरा था? औरंगजेब को बुरा ही क्यों कहा जाता है? क्या औरंगजेब में कोई अच्छाई भी थी? औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बाद हिंसा कैसे शुरू हो गई? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को डिकोड करेंगे और आपको इन सारे सवालों का जवाब कुछ फैक्ट्स के साथ देने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीते सोमवार को नागपुर के महाल इलाके में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब की तस्वीर और उसकी कब्र के प्रतिमात्मक पुतले जलाए। उस दौरान अफवाह ये फैली कि प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक सामग्री विशेषकर से कुरान को जलाया है, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। अफवाहों के बाद हिंसा भड़क उठी और मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने कई हिंदू इलाकों में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई। इन झड़पों में कम से कम 34 पुलिसकर्मी और 5 अन्य लोग घायल हुए। उग्रवादियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ मचाई और घरों को भी नुकसान पहुंचाया। इस मामले में अभी तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है और कई इलाकों में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब पर विवाद की शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को महान शासक बता दिया था। मामला इतना भयंकर बढ़ा कि उन्हें विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। रही सही कसर विकी कौशल की फिल्म छावा ने पूरी कर दी। इसी के बाद से नेताओं की बयानबाजी शुरू हुई, प्रदर्शन शुरू हुए और अब मामला हिंसा तक पहुंच गया है। जिस औरंगजेब को लेकर इतना बवाल मचा है, चलिए अब उस औरंगजेब के शासनकाल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, औरंगजेब अकबर का पड़पोता, जहांगीर का पोता और शाहजहां का बेटा था, जिसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डालकर और भाइयों को पराजित करके सत्ता हासिल की और मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह बन गया। 1658 से 1707 तक यानी 49 सालों तक मुगल शासन उसके अधीन रहा। जेल में ही शाहजहां की मौत हो गई। औरंगजेब का शासनकाल कई उपलब्धियों और विवादों से भरा रहा है। औरंगजेब के नकारात्मक पहलू की बात करें तो पहला है परिवार के साथ की गई उसकी क्रूरता। राजा बनने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और काफी प्रताड़ित किया। प्रताड़ना के कारण ही जेल में शाहजहां की मौत हो गई। उसने अपने भाइयों दारा, शिकोह, सूजा और मुराद को भी मरवा दिया, जिससे गद्दी के लिए सारी प्रमुख दावेदारियां खत्म हो गई और वो स्वयं राजा बन बैठा। दूसरा है धार्मिक कट्टरता। जिस जजिया कर को 1206 में दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसे करीब 400 सालों बाद 16वीं शताब्दी में अकबर ने बंद कर दिया था। उसी जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से शुरू किया और हिंदू धार्मिक स्थलों से टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया। इसके अलावा उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों, काशी विश्वनाथ, मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान आदि को तोड़ने का आदेश दिया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। औरंगजेब के नकारात्मक पहलू का तीसरा पॉइंट है हिंदू और सिख विरोधी नीतियां।
औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई और शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मारने का आदेश दिया। चौथा है दक्षिण भारत में अत्याचार। दरअसल शिवाजी महाराज ने कई वर्षों तक औरंगजेब को छकाने का काम किया, जिससे वो इतना क्षुब्ध हुआ कि अपने शासन के अंतिम 27 साल उसने दक्षिण में दक्कन, मराठाओं और अन्य छोटे साम्राज्यों को रोकने में लगा दिया, जिससे मुगलों की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई। वहीं औरंगजेब के सकारात्मक पहलू की बात करें तो पहला है निजी ईमानदारी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य काफी फला फूला, वो मुगल शासक यानी औरंगजेब टोपियां सिलकर और कुरान लिखकर जो पैसे कमाता था, उसका इस्तेमाल ही वो अपने निजी खर्च के लिए किया करता था। दूसरा है मुगल साम्राज्य का विस्तार। इतिहास में हम देखते आए हैं कि गद्दी पर बैठने के बाद हर राजा की महत्वाकांक्षाएं अपने साम्राज्य के विस्तार की होती है और उसके लिए राजा कुछ भी करता है। औरंगजेब ने भी वही किया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में पहुंच चुका था। इसके अलावा औरंगजेब के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण था और साथ ही उसने प्रशासन को संगठित करने का काम किया था। इसके अलावा उसने अपने साम्राज्य में कुछ हिंदू सेनापतियों और राजाओं को उच्च पदों पर रखा था, जैसे कि राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के साम्राज्य में उच्च पदों पर आसीन थे। ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि औरंगजेब का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके शासन के किस पहलू को देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि औरंगजेब की कब्र को लेकर चीजें क्या हैं, उसकी कब्र कितनी आलीशान है और वसीयत में उसने कब्र को लेकर क्या चीजें कही थी। दरअसल औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है। ये एक साधारण कब्र है जिसे उसने अपनी वसीयत में मांगा था। 6 पीढ़ियों से औरंगजेब की कब्र की देखभाल करने वाले अफरोज अहमद का कहना है कि औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को वसीयत की थी कि उसकी कब्र उसके उस्ताद सूफी संत हजरत जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह परिसर खुलदाबाद में कच्ची मिट्टी में बनाई जाए। औरंगजेब का कहना था कि उसकी कब्र पर किसी भी किस्म का गुंबद या कोई इमारत ना बनाई जाए। जैसी गरीबों की कब्र होती है वैसे ही उसकी कब्र बनाई जाए, खुले आसमान के नीचे और कच्ची। आज भी उसकी कच्ची कब्र खुले आसमान के नीचे मौजूद है। यही वजह है कि बरसात के महीने में औरंगजेब की कब्र भीग जाती है। औरंगजेब ने कहा था कि उसकी कब्र पर किसी भी तरह का आलीशान या रेशम का मखमल का कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सफेद कपड़ा ही ढका होना चाहिए। आज के समय में भी औरंगजेब की कब्र सफेद कपड़े से ढकी हुई है, लेकिन हाल के वर्षों में इस कब्र को लेकर विवाद बढ़ गया है। कब्र का मुद्दा ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से काफी संवेदनशील बन चुका है। अगर औरंगजेब की कब्र पर विवाद के कारणों की बात करें तो पहला है इतिहास की व्याख्या। औरंगजेब की नीतियों को लेकर लोग बटे हुए हैं। उसे लेकर लोगों की सोच काफी अलग थलग है। कुछ लोग उसे क्रूर शासक मानते हैं और उसकी कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ संगठनों और नेताओं का मानना है कि इस विवाद से हिंदू मुस्लिम समाज के बीच दरार पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। विवाद के पीछे विकी कौशल की फिल्म छावा को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो मराठा योद्धा संभाजी के ऊपर बनी है। फिल्म में संभाजी की वीरता और औरंगजेब की नकारात्मकता को काफी बड़े स्तर पर दिखाया गया है, जिससे ये बहस और तेज हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक कहा, जिससे विवाद और भड़क गया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं और इसे बचाए रखने की वकालत कर रहे हैं। आसान भाषा में पूरे विवाद को समझें तो एक पक्ष ये कह रहा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं और मराठाओं पर अत्याचार किए, इसलिए उसकी कब्र को भारत में नहीं होना चाहिए। दूसरा पक्ष कह रहा है कि इतिहास को मिटाने से कुछ नहीं बदलेगा
औरंगजेब की कब्र भारत के इतिहास का हिस्सा है और इसे नष्ट करना उचित नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। ऐसे में इतिहास को समझना जरूरी है और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर राजनीति करने से ना तो समाज का भला होगा, ना देश का भला होगा और ना ही वैश्विक स्तर पर हमारी छवि बेहतर होगी। ऐसे में इन तमाम तथ्यों के साथ अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप औरंगजेब को कैसा मानते हैं, अच्छा या बुरा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।